नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाऊं कि क्या आपने हमारा एक खास कार्यक्रम बुक शेल्फ देखा है रशीद किदवई साहब के साथ और अंबर घोष के साथ। उनकी एक नई किताब आई है, मिसिंग फ्रॉम द हाउस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर यह किताब लिखी गई है कि किस तरह से संसद में मुस्लिम महिलाओं का चेहरा गायब होता जा रहा है। कितना नंबर है, क्या आप इसका आइडिया लगा सकते हैं? पिछले 75 साल में यानी 18 लोकसभा में सिर्फ 18 चेहरे हैं मुस्लिम महिलाओं के, और वो भी जब तक राजनीति में रहते हैं तब तक हैं, फिर गायब हो जाते हैं। क्या परेशानियां होती हैं, क्या मुश्किलात होती हैं सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, निजी तौर पर, और क्यों वो चमकते हुए चेहरे गायब हो जाते हैं, इस सब पर विस्तार के साथ चर्चा की है। मुस्लिम समाज को लेकर भी चर्चा की है, और जो प्रतिनिधित्व हो रहा है हमारे, क्या सही है? क्या जो आज FPTP का जो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट का, वो ठीक सिस्टम है? इन सारे विषयों पर गंभीर तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। यदि आपने अभी नहीं देखा है तो उस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए, बुक शेल्फ विद रशीद किदवई साहब और अंबर घोष। अब आज बात एक और महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर। हिंदुस्तान में जातियों को लेकर तो लगातार चर्चा होती रहती है, दलितों को लेकर चर्चा होती है, और अभी तो बिहार का चुनाव हो रहा है, तो बिहार के चुनाव में तो कहा ही जाता है कि वहाँ सिर्फ जाति राजनीति चलती है। दलितों को लेकर बार बार बंटवारा होता है, अलग अलग पार्टियां उसके लिए फाइट कर रही होती हैं। पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, OBC को लेकर, अनुसूचित जनजातियों यानी आदिवासियों को लेकर लगातार बात होती रहती है। ये समाज के निचले स्तर पर जो बंटवारा है जाति का, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, और इसको आए दिन वो लोग झेलते रहते हैं। संविधान ने तो बहुत कानून बनाए हैं, संविधान ने तो सबको बराबरी का दर्जा दिया है, संविधान ने तो उनके खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं, उनके खिलाफ भी कड़े कानून बनाए हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? ऐसी चर्चा होती रहती है। मायावती जी की बात मैं कर दूं यहाँ पर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ा दलित आंदोलन चलाया है, दलित मूवमेंट में रही हैं, काशीराम जी के साथ रही हैं, और अभी तो कल ही उनका एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था लखनऊ में, जिसमें दलितों को उन्होंने संबोधित किया था। अक्सर वो मुझसे कहा करती थी, बात होती थी कि दलितों में और जो अपर कास्ट है उसमें फ़र्क क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये एक सामाजिक विभेद है, सामाजिक अंतर है, जिसको चर्चा करनी चाहिए, जिस पर बहस होनी चाहिए। ये सिर्फ उनका विचार है, इसको आप जैसे इंटरप्रेट करना चाहें वो ठीक है। वो कहते हैं कि अपर कास्ट, वो मजाक में कहा करती थी कि ब्राह्मण जैसे हैं, वो गरीब ब्राह्मण भी है, कमज़ोर पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, फिर भी गांव में, शहर में, कस्बे में, समाज में, परिवार में उसका सम्मान होता है। उसके लोग पैर छूते हैं, पंडित जी कहते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये सब बातें होती है। लेकिन इससे उलट अगर कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई पिछड़ा जो है वो कलेक्टर भी बन जाए, यानी IAS ऑफिसर भी हो जाए, तो भी उसे उतना सम्मान, अधिकार नहीं मिलता समाज का। ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, इस पर वो जोर देते हैं। रोजाना हम लोग खबरें सुनते रहते हैं, किसी को, दलित को शादी के वक्त में घोड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया, उतार दिया गया, उसकी पिटाई की गई, और तमाम तरीके के अत्याचार होते रहते हैं। ये मामला केवल ऐसा भाषण देना जैसा नहीं है, लेकिन अभी जो घटना हुई वो उसने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। वो चिंता है कि हरियाणा के एक जो IPS ऑफिसर है, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। IPS ऑफिसर, AG रैंक का ऑफिसर है, समझे, IG रैंक के ऑफिसर हैं। IG रैंक के ऑफिसर रहे थे Y पूरन कुमार, आंध्र प्रदेश के हैं, दलित हैं। उन्होंने सुसाइड कर लिया है, और सुसाइड में 8 पेज का नोट लिखा है। आप समझेंगे कि हिंदुस्तान की जो सोच समझ है वो किस तरह से चलती है। अभी ये सब आरोप हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है। सरकार भी अब थोड़ा सा एक्टिव हुई है। उन्होंने 13 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। 13 अफसर, जिसमें से एक DGP हैं, 2 पूर्व DGP हैं, रिटायर्ड CS हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी हैं, 9 मौजूदा IPS ऑफिसर हैं, IAS IPS ऑफिसर हैं, 3 रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। 13 अफसरों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मसला होगा कि एक IG रैंक के ऑफिसर को मानसिक प्रताड़ना,
उसके सामाजिक स्तर यानी दलित होने पर या SC ST होने पर की जा रही है, और वो लगातार परेशान हो रहे हैं। ट्रांसफ़र किया जा रहा है, अभी उनका ट्रांसफ़र हाल में किया गया था। और इसमें भी एक बात और जोड़ दूं मैं कि उनकी जो पत्नी है वो भी IAS ऑफिसर हैं, हरियाणा सरकार में बड़े पद पर हैं। मतलब पत्नी उनकी IAS ऑफिसर हैं, वो खुद IG रैंक के ऑफिसर थे, IPS थे। उसके बाद भी उन्हें इस सामाजिक प्रताड़ना को और उसके खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको झेलना पड़ रहा था। इस हद तक झेलना पड़ा कि उन्होंने अपने घर में अपने रिवॉल्वर से कनपट्टी पर गोली मार ली, कनपट्टी पर गोली मार ली और सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, ये समाज किस स्थिति में चल रहा है। उनकी पत्नी उस समय जापान में सरकारी यात्रा पर थी, वो लौटी है, उनकी 2 बेटियां हैं और वो मामला चल रहा है। उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। इससे पहले एक और बात बताऊं, ये चर्चा क्यों हुई, क्यों सुसाइड किया, कि बताया गया कि उनके एक जो अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी है, कांस्टेबल है, उसने उन पर किसी मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया कि एक ठेकेदार से उन्होंने मांग की कि IG साहब को पैसा चाहिए 2-2.5 लाख रुपए मंथली। तो इस रिश्वत का यह आरोप उन पर लगाया गया और इस आरोप से आहत होकर बताया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं पता कि ये आरोप क्या है, इस आरोप की सच्चाई कितनी है, उस पर जांच होगी, आगे देखा जाएगा कि क्या इस तरह की घटना हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग हरियाणा में कह रहे हैं और दिल्ली में कह रहे हैं कि ये एक साजिश रची गई थी उनको बदनाम करने के लिए। मैं नहीं कह सकता इस पर क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है कि वो मामले की जब जांच हो तो सच सामने आए कि क्या हुआ था, क्या रिश्वत का मामला था, और अगर रिश्वत का मामला था तो क्यों उन्होंने आत्महत्या की, और क्या कोई एक कांस्टेबल लेवल का या जूनियर लेवल का पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपने IG रैंक के ऑफिसर के खिलाफ इस तरह की बयान दे सकता है, शिकायत कर सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा ही होता तो फिर क्यों 13 बड़े अफसरों और रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ हरियाणा सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती। इसका मतलब कुछ न कुछ तो दाल में काला है। राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने कहा कि यह गहराते सामाजिक मानसिकता का प्रतीक है, जो जहर के प्रतीक है, जो जाति के नाम पर इंसानियत पर हमला कर रही है। मसला राहुल गांधी का नहीं, मसला है कि हमारी सोच किस तरह की हो रही है कि एक IPS ऑफिसर, एक बड़ा अधिकारी जो IG रैंक का ऑफिसर है, जिनकी पत्नी IAS है, मतलब एक बहुत पढ़ा लिखा, सामाजिक सम्मान वाला, राजकीय सम्मान वाले पद पर बैठा हुए व्यक्ति को यदि इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उसका सामना करना पड़ रहा है, तो क्या बात की जा सकती है, किस तरह के सुधार की बात हम लोग कर रहे हैं, किस तरह के सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर राजनीतिक दलों और राजनेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है, चुप्पी साध रखी है। जो लोग सामाजिक क्रांति के झंडा बरदार हैं, अभी बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं तो बता रहे हैं किस किस जाति के नेताओं को वो टिकट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं टिकटों का, फिर किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को कोई मंत्री बनाएंगे, फिर लिस्ट जारी करते हैं कि हमारी सरकार में कितने लोग मंत्री जो हैं वो दलित हैं। अलग अलग सरकारों में, वो राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार हों, अलग अलग राजनीतिक दल, लेकिन कोई बड़े तरीके से राजनीतिक दल इस पर सामने नहीं आए, कोई बड़ा आंदोलन मुझे नहीं दिखाएगा। और मीडिया में भी उस पर मोटे तौर पर एक चुप्पी सी है। ये गंभीर मसला है। इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक IPS ऑफिसर को, IG रैंक के ऑफिसर को भी इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। हालांकि ये सब जांच का विषय है, आप कह सकते हैं, लेकिन माना जाता है, कोर्ट में भी माना जाता है कि अगर कोई सुसाइड नोट है तो उसको मोटे तौर पर सही माना जाता है। ये गंभीर मसला तो है ही, इसको मैं जोड़ नहीं रहा। लेकिन अभी पिछले दिनों एक बड़ी घटना और हुई जिसने भी हमें तकलीफ दी, वो थी CJI साहब, जो हमारे मौजूदा CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, BR गवई साहब। उनको उनकी कोर्ट में जूता फेंका गया उनके एक बयान को लेकर। उनके बयान को लेकर हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो, बहुत सारे लोग उस पर असहमति जाहिर करें, नाराजगी जाहिर करें, जाहिर की जा सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि गवई साहब को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। ये भी कहा जा सकता है कि गवई साहब को इस पर अपने को रिट्रैक्ट कर लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी कि यदि आपकी भावनाएं भड़की हैं, आपकी भावनाओं को आहत हुई हैं, तो मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।
लेकिन क्या हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में 78 साल बाद एक सीजेआई को कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोर्ट में जूता फेंका जा सकता है? और उस पर भी एक राजनीतिक चुप्पी है। नहीं, माफ़ कीजिए, राजनीतिक चुप्पी नहीं है। अब तो बहुत सारे लोग इस मसले को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि ठीक किया है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन में दलित, सनातन में पिछड़े, सनातन में कमज़ोर लोग नहीं आते हैं। किस तरह की जुबान, किस तरह के सोच, किस तरह की समझ के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अच्छा हुआ प्रधानमंत्री जी ने इतनी गंभीर चिंता जाहिर की सीजेआई के मसले पर, उन्होंने खुद बात की। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे लोग खड़े होकर उस पूरे मसले पर किसी दूसरे पक्ष का सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों में भी मोटे तौर पर चुप्पी रहती है। वो इस मसले पर अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। बी.आर. गवई साहब का मामला और वाई पूरन कुमार का मामला जुड़ा हुआ नहीं है। और ये केवल 2 मामले भी नहीं है। देश में हर दिन एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसको नंबर को लिखने का कोई फायदा नहीं है। नंबर भी बहुत अधूरा होता है, उस पर कोई शिकायतें होती नहीं है। कुछ शिकायतें होती है तो दर्ज नहीं की जाती है, दर्ज की जाती है तो कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर वाई पूरन कुमार, एक आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर को मानसिक प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या करनी पड़ती है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।